अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सिंध में 500 नैबज़दा अफसरान ओहदों पर क्यों ओहदे वापस लिए जाएं। प्ली बारगेन और रज़ाकाराना रकम वापस करने वाले अफसरान भी शामिल। नैबज़दा सरकारी अफसरान की दोबारा ओहदों पर तैनाती से मुतालिक दरखास्त में कहा गया कि अदालती फैसले के बाद अफसरान को ओहदे नहीं दिए जा सकते। अदालती हुक्म के बावजूद 409 अफसरान ओहदे पर मौजूद हैं। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरखास्त की समाअत से इनकार दूसरे बेंच में लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन नैब से भी नैबज़दा अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली गई है। नैबज़दा सरकारी अफसरान की दोबारा ओहदों पर तैनाती से मुतालिक दरखास्त, जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरखास्त की समाअत सुनने से इनकार, दरखास्त दूसरे बेंच में लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल। नैबज़दा अफसरान के खिलाफ गवर्नर नवीद जमील ने दरखास्त दायर कर रखी है। अहम ये मामला जिससे मुतालिक मजीद ये तफसील सामने आ रही है कि प्ली बारगेन और रज़ाकाराना रकम वापस करने वाले अफसरान भी इसमें शामिल हैं। नैबज़दा सरकारी अफसरान की दोबारा ओहदों पर तैनाती से मुतालिक दरखास्त, इसमें कहा गया है कि अदालती फैसले के बाद अफसरान को ओहदे नहीं दिए जा सकते। अदालती हुक्म के बावजूद 409 अफसरान ओहदे पर मौजूद हैं। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरखास्त की समाअत से इनकार दूसरे बेंच में लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, इसकी तफसील बताइए। जिन नैबज़दा अफसरान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, अदालत के हुक्म पर वो 409 ऐसे अफसरान का अदालत में बताया गया है कि ये नैबज़दा अफसरान हैं जो ताहाल अपने ओहदों पर विराजमान हैं। इनमें 20 ग्रेड के अफसरान शामिल हैं, 19, 18, 17 बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस सिंध के हैं हसन नकवी, ग्रेड 20 में हैं। उनके बारे में भी ये बताया गया कि उन्होंने कोई 12 मिलियन रुपए की प्ली बारगेन की है। इसके अलावा प्ली बारगेन करने वालों में 20 ग्रेड के 2 अफसरान और शामिल हैं, ग्रेड 18 के अफसरान शामिल हैं। मजमूई तौर पर 409 अफसरान हैं, जिनमें से 191 अफसरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 126 अफसरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस और नैब केसेस, नैब रेफरेंसेस दर्ज हैं, जबकि 92 ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने प्ली बारगेन की और रज़ाकाराना तौर पर ये अरबों रुपए सरकार को वापस किए, जो कि करप्शन का एतराफ़ है। अदालत की ऑब्जर्वेशन है कि नैब को रकम रज़ाकाराना तौर पर और प्री बारगेन के तौर पर वापस करने वाले अफसरान अपनी जुर्म का एतराफ़ करते हैं, उन्हें ओहदों पर कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, इरफान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म एक तरफ, लगता है सिंध हुकूमत के तर्जुमान ज्यादा कानून जानते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज पहले समा को मौक़िफ़ देते हुए कहा था कि इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। इमरान खान, परवेज़ खटक और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिनके खिलाफ नैब में इंक्वायरियाँ जारी हैं, मगर वो अपने ओहदों पर विराजमान हैं। कानून में ये लिखा हुआ है कि जिस शख्स ने प्ली बारगेन की या जिसके खिलाफ करप्शन का मुकदमा साबित कर दिया अदालत ने, उसको ओहदे से हटा देना चाहिए। उस चीज़ को मनवन सिंध हुकूमत ने फॉलो किया। इमरान खान साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, हफीज़ शेख साहब हों, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं समझता हूँ हर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए, जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी है, नैब का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलने से, इंक्वायरी होने से कोई बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होता। जबकि ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि नैब को किसने इख्तियार दिया कि वो अवाम के 7 अरब किसी के हवाले कर दें। मूडीज की रिपोर्ट से मुतालिक समा ने सवाल किया तो बोले, रिपोर्ट तो हर हफ्ते ही आ जाती है, इस पर शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉड शीट को तो बहुत से लोगों के खिलाफ सबूत भी मिल गया, सबूत मुहैया भी कर दिया, लेकिन एक शख्स के खिलाफ कुछ ना मिला और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। ये नैब की हकीकत है। नैब जो इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर आज़म को प्रोसिक्यूट नहीं परसिक्यूट करता रहा, उससे जो पूछने वाला है। आज अगर इंसाफ होता, हक की बात होती, तो ये लोग कटारे में खड़े होते। आज हम नैब के कटारे में रहते, नैब का चेयरमैन यहाँ खड़ा होता। नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे? स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है। 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। स्टील मिल की जो अपनी वायबिलिटी है उस पर बहुत से सवालात हैं। मूडीज़ की बात है, मूडीज़ पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान में हम रहते हैं, आप रहते हैं, पाकिस्तान के अवाम रहते हैं, पाकिस्तान का गरीब रहता है। आज ना बिजली है ना गैस है, महंगाई है, अरूज पर है, बेरोजगारी है। तो ये मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देख कर जो हर हफ्ते बनती है,
है। अगर शादियाने बजाने शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह के शाह महमूद कुरैशी और शहजाद अकबर पर इल्जामात के हवाले से हकाइक समाज सामने ले आया। क्या वाकई मुआविन खुसूसी एहतसाब ने वज़ीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी को डांट पिलाई? शहजाद अकबर कहते हैं कि मुशीर हूँ, मुखबर नहीं। मुखबर लफ्ज़ राना सना ने सनसनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, आपको सुनवाते हैं। राना सनाउल्लाह ने ओपनली चैलेंज किया था कि शाह महमूद कुरैशी ने जब फैटफ के इजलास थे तो ये बात की थी कि शहजाद अकबर जो हैं वो इमरान खान के मुखबर हैं। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया जी कि ये उनके मुखबर है, तो ये सनसनी फैलाने के लिए किया है। मेरा ख्याल वो कहना एडवाइज़र चाह रहे थे, क्योंकि जब आप जाके एडवाइस देते हैं वज़ीर आज़म को तो आपकी तो एडवाइस ही होती है। तो इसी इशू के ऊपर ऑफ कोर्स जो नैब की अमेंडमेंट्स को लेके जो उनका बिल था उसके ऊपर मैंने ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि हमारी पूरी काबीना के जो अरकान जो इसमें नेगोशिएशन में हिस्सा थे उन सबको बाकायदा ब्रीफिंग भी दी और बारहा ब्रीफिंग्स दी कि जो अमेंडमेंट्स हैं, और इसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल थे कि किन अमेंडमेंट्स का किन केसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो हमारी नेगोशिएशंस को लीड कर रहे थे। और जब अपोजिशन को ये बताया गया कि भाई थैंक यू बट नो थैंक यू, आपको एनआरओ नहीं मिल सकता, तो वो शाह महमूद साहब ने ही बताया है। तो राना सनाउल्लाह का ये कहना कि जी उनका कुछ झुकाव था, सरासर झूठ है। एक तो राना सनाउल्लाह साहब का किरदार कोई इतना अच्छा नहीं है, अगर आप पूरे पंजाब में जाकर देखें। इसने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है, नाम बता देंगे तो। जो अपोजिशन की नेगोशिएशन टीम थी नून लीग की, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, ये अपने राना सनाउल्लाह साहब थे, और मोहसिन शाह नवाज रांझा थे, और शायद इस तरह के 2-3 लोग और होंगे। ख्वाजा आसिफ तो नहीं थे? ख्वाजा आसिफ भी थे। इसी पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, इतना बड़ा दावा राना सना ने कर दिया लेकिन उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए उसको। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी का झुकाव हमारी जानिब था, और शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें बताया कि इमरान खान नहीं मान रहे और हमने उन्हें मोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन शहजाद अकबर वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने इमरान खान को मिसगाइड किया और इमरान खान ने हम पर चढ़ाई की। तो इस हवाले से शहजाद अकबर ने ये कहा है कि ये टोटली गलत है और राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म का मशीर ज़रूर हूँ और मेरा काम है वज़ीर आज़म को एडवाइस करना, और नैब जो कवानीन है उसमें तरमीम होनी थी, उस हवाले से मैंने पूरी काबीना को आगाह किया था वज़ीर आज़म की मौजूदगी में। और जो हमारी जानिब से कमेटी बनाई गई थी उसे शाह महमूद कुरैशी ही लीड कर रहे थे, और शाह महमूद कुरैशी ने मेरी बात को जो है वो माना भी था। यही वजह थी कि शाह महमूद कुरैशी ने ठीक है, वजह आपने बताई मोहसिन, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं। गुज़िश्ता माह होने वाली मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, शहजाद अकबर के सामने कुछ ना कहा करो, वो सारी बातें जाकर बता देते हैं। मियां बरादरान को सलाम पहुंचाने का भी कहा था। मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना, बड़े छोटे दोनों को, मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट, इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। और ऐसे में इसहाक डार के लिए एक और मुश्किल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक MD PTV अताउल हक कासमी केस में साबिक वजीर खजाना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने PTV से अताउल हक कासमी को दिए गए 19 करोड़ रुपए वापस ना करने पर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू करके हक समात खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार और दीगर को 19 करोड़ रुपए पाकिस्तान टेलीविजन को अदा करने का हुक्म दिया था। PTV ने रकम की अदम अदायगी पर अदालत से रुजू किया, लेकिन बार बार नोटिस के बावजूद इसहाक डार की जानिब से कोई पेश ना हुआ। मुस्लिम लीग नून ने रहनुमा परवेज रशीद के फवाद हसन फवाद और दीगर ने PTV की दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब करके समात मार्च तक मुलतवी कर दी।
नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की 10 बड़ी कंपनीज में सरमायाकारी और शेयर्स का पता लगा लिया। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासों के केस में नैब की तहलील में है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकर से ख्वाजा आसिफ के शेयर्स की तमाम तफसीलात हासिल की गई हैं। IT कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स, 3 निजी बैंक्स में 1 करोड़ 16 लाख से जायद के शेयर्स का इंकशाफ हुआ है। एक बड़ी गैस पाइपलाइन कंपनी में 77 लाख से जायद के शेयर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 2010 से 2020 के दरमियान इन्वेस्टमेंट की और शेयर्स खरीदे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कि PDM में कोई इख्तलाफ नहीं, सारे फैसले मुत्तफ़क़ा हैं। मुल्तान में मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि अगर मोहम्मद अली दुरानी से ही बात करनी है तो खुलकर बता दें, कोई बैकडोर चैनल नहीं होगा, या आईनी तरमीम के जरिए तय कर लें कि मुस्तक़बिल में किसी और इदारे का अमल दखल होगा या नहीं। तारीफ का डिफाइन कर देना हुकूमत किसके पास है। अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वो तो मैं बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या मोहम्मद अली दुरानी को हम हुकूमत समझें जो उनके नुमाइंदे बन के आए। भाई खुल के आ जाओ, फिर बराह रास्त सीधे आओ ना, फिर कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होगी। PDM ने ये तय किया हुआ है, कोई चीज़ बैकडोर चैनल नहीं होगा। आए एक दफ़ा तय करें कि आइन में या तो तरमीम कर दें कि मुस्तकिल किसी और इदारे का उसमें दखल अमल होगा और वही चलाएंगे इस मामलात को। चुपते क्यों हैं, फिर सामने आए। फिर आज PDM में शहबाज शरीफ भी है, तो इस बारे में आज आप क्या कहेंगे कि क्या वो डाकू नहीं है? पहले तो आपका बयान था वो डाकू वाली बात जो है वो किसी और के बारे में कही थी और वो इमरान खान ने कही थी डाकू आज़म है। जवाब यहाँ गज़ल के तौर पर ये चलती रहती है, लेकिन इस वक्त हम एक अजीम तर कौमी मफाद की जो है जंग लड़ रहे हैं। फैसला सारों ने मुतफ़िक़ा किया कि हम बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट में भी इलेक्शन में। हमें 1985 का तजर्बा बड़ा भयानक हुआ, इस मुल्क को बड़ा भयानक हुआ। कोई भी आर्मी के खिलाफ नहीं। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी स्टेट की प्राइड है। PDM का मिशन है कि हम आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इसको इंश्योर करेंगे। इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। लाहौर का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। सफाई की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है, लेकिन काम की बात करें तो वो कचरे की रफ्तार से जारी है। ताफुन से अवाम का जीना मुहाल हो गया है। लाहौर साफ कब होगा, हर किसी की जबान पर यही सवाल है। आखिर मसला क्या है? क्या माजी की निस्बत अमले की तादाद और मशीनरी को नहीं बढ़ाया गया? और इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कितना कचरा उठाने की सलाहियत रखती है? हमारे रिपोर्टर्स से जानते हैं। 2021 वक्त आगे जा रहा है और लाहौर पीछे। वो सड़कें जिनके किनारे फूल होते थे आज कचरे से भरे हुए हैं। 2015 में लाहौर कैसा था, हमारी रिपोर्टर शाहीन शहजादी से जानते हैं। दानियाल, 2015 के लाहौर में कचरा तो दूर की बात, कचरे का ना काफ था, ना जे थी, ना रे थी। किसी बच्चे से कचरे का पूछें तो उसको गूगल पे तलाश करना पड़ता था। 2015 में शहर में 5000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता था। यौमिया सफाई का खर्चा तकरीबन 60 लाख हो जाता था। 8000 से ज्यादा वर्कर्स 600 से ज्यादा गाड़ियों पे शहर को साफ कर देते थे। मजे की बात, इसी बजट में 2015 में गलियों में झाड़ू भी लगता था तो सड़कों की सफाई भी हो जाती थी। 2021 में यौमिया 5000 टन कूड़ा पैदा होता है। खर्चा आज भी तकरीबन 60 लाख रुपए यौमिया ही मिल रहा है। वर्कर्स कम होकर 6000 हो गए हैं और गाड़ियां कम होकर 400 रह गई हैं। बढ़ती जरूरत के साथ मशीनरी में इजाफा होने की बजाय कमी वाक़या हो गई और यौमिया 5000 टन के बजाय 4000 टन कचरा उठाया जाने लगा। 2021 में 3 शिफ्टें लगाकर कूड़ा उठाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सारे दावे शहर में फैली बदबू से मांद पड़ते जा रहे हैं। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए, मैं नहीं कह रहा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के इस वजह से, ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है, उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीज़ें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज़ कि उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीज़ें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए?
क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के ज़रिए और जो वर्कर 2 कंपनियों के ज़रिए भर्ती किए थे उनके ज़रिए हुकूमत को जिच करते रहे इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए, क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था, सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था, और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम अज कम है, और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है। ये तमाम चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इसको कैलकुलेट करें तो ये आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन्होंने मामला ये किया कि सफाई उनके ज़रिए ख़राब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। अब गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के कभी हुआ है कि वहाँ पर एक ट्रॉली पड़ी है उसमें न डाले, वो उठा के मेन रोड के जो दरमियान वाला डिवाइडर होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, सजा दिया जाए, और पूरी तरह सजाया उन्होंने। ये इसलिए किया है ताकि ये वापस आ जाएं। और सफाई निसफ वहाँ ईमान है हमारा, अगर हम अपनी सफाई नहीं कर सके पाकिस्तानी तो वो तुर्कियों ने आगे हमारी सफाई करनी है। क्या यहाँ पर इतनी कैपेसिटी की कोई कंपनी नहीं है? क्या 2009 से पहले लाहौर में सफाई नहीं होती थी? 1 अरब में नहीं होती थी? अब 14 अरब में आप सफाई कर रहे हैं, और आपने उनके जरिए सिस्टम खराब करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगली बात कि जो टारगेट वज़ीर आला पंजाब ने दिया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और थोड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैंने इनको मॉनिटर करना है। 2 जनवरी को टोटल गार्बेज, टोटल वेस्ट हमारे पास 25,000 टन थी। 2 जनवरी 25,000 टन को उठाना, और रोज़ाना जो आपका तकरीबन 4,500 से 5,000 टन पैदा होता है वो भी साथ जमा करते रहें। गाड़ियाँ आपकी 65% ख़राब, 35% मशीनरी, और बैकलॉग जो है वो 25,000 था। आज के दिन तक, आज अभी टाइम तक वो बैकलॉग जो है वो तकरीबन हमारे पास 1200-1300 टन रह गए, जो कि कल इस वक्त तक, कल रात तक हम इंशाल्लाह, वैसे तो सुबह तक का है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूँ कि हम जो पिछला बैकलॉग है उसको ज़ीरो कर देंगे। अब रोज़ाना तो 4-5 हज़ार जो आपका गार्बेज यहाँ पर इकट्ठा होता है वो तो होना ही है, और वो होना है तो वो मुतलका लैंडफिल साइड पर जाना है। लैंडफिल साइड भी एक आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। उस एग्रीमेंट के अंदर डंपिंग स्टेशन से इन्होंने कहा कि लैंडफिल साइड हम बनाएंगे। हवाई वजीर दोनों में फर्क है। असलम इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ओगरा की जानिब से अवाम को 2021 का दूसरा बड़ा तोहफा देने की तैयारी। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। साल बदल गया लेकिन अवाम के नसीब ना बदले। 2021 में कोरोना और महंगाई से पिसे अवाम पर दूसरा वार। ओगरा ने छुरियां तेज कर ली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा तजवीज कर दिया। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भेजी गई समरी में 16 जनवरी से पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 8 रुपए तक महंगा करने की तजवीज। ओगरा हुकाम के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में कमी करके कीमतों में कम से कम इजाफा कर सकती है। इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। 15 जनवरी को वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। ओगरा समरी जूं की तू मंजूर हुई तो पेट्रोल की कीमत 106 से बढ़कर 117 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 110 रुपए 24 पैसे से बढ़कर 119 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो जाएगी। महंगाई की खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। मईशत के मैदान के हवाले से तो अगला साल तरक्की का होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई है। बता दिया कि आगे सब अच्छा है। 2022 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से तरक्की करेगी। 3, 2, 1 पाकिस्तानी मईशत
टेक ऑफ करने लगी। एक तरफ जहां भारत, बांग्लादेश समेत एशियाई ममालिक की मईशतें ज़वाल पजीर हैं, वहीं पाकिस्तान की मईशत मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज भी पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई। रिपोर्ट में कहा, कोरोना की वबा के बावजूद इस साल पाकिस्तान की शरह नमू मनफी से मस्बत हो जाएगी। 2022 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से तरक्की करेगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दिया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की गवाही दे रहा है। 100 इंडेक्स पौने 3 साल बाद 46,000 का संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,092 पर बंद हुआ। कारोबारी हजम भी 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में 84 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। सनती शोबे से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। नवंबर 2020 में बड़ी सनतों की पैदावार 12 साल की बुलंद तरीन सतह 14.5% तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू जुलाई ता नवंबर 7.4% रही। फूड एंड बेवरेजेस, दवासाजी, पेपर बोर्ड, केमिकल, रबड़ मसनूआत, खाद, गाड़ियां और टेक्सटाइल मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा देखा गया। और कराची में पाकिस्तान स्टील्स के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी और घरों से बेदखली के नोटिस के खिलाफ 4 रोज से धरना दिए बैठे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं रिजवान आलम से। जी अपडेट कीजिए रिजवान, क्या कहना है इन लोगों का? जी देखें, आज चौथा रोज़ है इन मुजाहिरीन को यहाँ पाकिस्तान स्टील के CEO शुजाउल हसन के घर के सामने धरना दिए हुए। 3 रातें ये सर्दियों में, सख्त सर्दी में गुजार चुके हैं। इनके बुनियादी मुतालबात ये हैं कि इनको नौकरियों से जो बरतरफ किया गया हज़ारों मुलाजमीन को, इनकी नौकरियां बहाल की जाए। यहाँ जो इनको घर अलाउट हुए हुए उस घरों का किराया जो बहुत बढ़ा दिया और घरों से बेदखली के नोटिस मिले वो वापस लिए जाए और इनकी जो तनख्वाह रोक दी गई है उस तनख्वाह को भी बहाल किया जाए। और अपना घर बार छोड़कर ये मजदूर तबका, ये सब यहाँ पे जो है अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे आकर बैठ गए हैं। काफ़ी मुश्किल में यहाँ पे इन मुजाहिरीन को शायद कोई एक्शन लेने के लिए जो है यहाँ पे देखें वाटर कैनन भी पहुँचा दी गई है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैं देख चुका हूँ। बहुत शुक्रिया, आप इससे मुतालिक हमें बता रहे थे। जो कहते थे निजकारी के लिए सपोर्ट करेंगे, अब कह रहे हैं इदारों को बहाल कराएंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के माजी और हाल के बयानात पर एक नज़र डाल लीजिए। मैं मोहम्मद जुबैर अपनी पार्टी की तरफ से 100% कमिट करता हूँ। अपनी काबीना में बैठ के 50-60 लोग फैसला नहीं हम उसका कबूल करेंगे। हम फुल सपोर्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, हम कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जो भी इनके बड़े मिनिस्टर्स हैं इस्लामाबाद में, कि खुदा के लिए थोड़ा सा अल्लाह से डरे। मैं ये कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद सुमरो जो हैं काबिल तरीन आदमी। अब ये मुलाजमीन जो हैं बेचारे और वो जो पीछे औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आपके साथ, हम आखिरी दम तक आपके साथ इंडिया प्राइवेटाइजेशन के हक में करने चाहिए। नॉट ओनली हक में हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके से करेंगे। I want to run an organization, I want everyone on merit. Do we have everyone on merit? No. Like they say, once in opposition, you become a socialist. कराची में CNG की 5 रोज से बंदिश जारी है। छोटे ट्रांसपोर्टर्स को क्या मुश्किलात हैं, देखते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। कराची की सड़कों पर फराटे भरती ये गाड़ियां बज़ाहिर तो सब अच्छा नजर आता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 5 दिन हो गए CNG स्टेशन बंद है, सब परेशान हो गए। छोटे ट्रांसपोर्टर मुतासिर ही नहीं, नाला भी नजर आते हैं। CNG वालों ने इतना तंग करके रखा हुआ है, 2-3 दिन खोल रहे हैं तो 5 दिन बंद कर रहे हैं। अभी 1 दिन खोल रहे हैं पूरे हफ्ते के अंदर, तो समझो बच्चों को कहाँ से कमा के देंगे। अब मालिक मांगता है पूरा भाड़ा। बहुत परेशानी का आलम है। गुजारा कर रहे हैं कि ये जो है पेट्रोल लगा कर चला रहे हैं और अपने आ रहे हैं जा रहे हैं, बस जो 100, 200, 300 कमा रहे हैं, ये हालत है हमारी। मिनी बस ड्राइवर का कहना है कि CNG के लिए अक्सर हब जाना पड़ता है। 4-5 दिन हो गए तो गाड़ियाँ बलूचिस्तान जा रही हैं, वहाँ से फुल करा के ला रही हैं, तो इसमें अवाम भी परेशान है, हम खुद परेशान हैं। CNG एसोसिएशन ने सूरत हाल को माशी नुकसान करार दिया। वेजेस पे काम कर रहे हैं, हमारे पास मजदूर रोज फोन करता है सर आज आना है, हम उसको यही कहते हैं जवाब में कि भाई आज भी CNG बंद नहीं आओ। अब जो मजदूर रोजाना आता है
और रोजाना कमा के जाता है। स्टेशन खुलेगा, वो गैस में फिलिंग करेगा तो पैसा कमाएगा। सबकी निगाहें हुकूमत की जानिब लगी हैं कि अब वो क्या इकदाम उठाती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्तान में मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ी गई गाड़ियां खड़े खड़े नकारा हो गई, सामान भी गायब हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हमीद। मुल्तान के थाने मोटरसाइकिल और गाड़ियों के कब्रिस्तान बन गए। किसी की टैंकी गायब तो किसी का टायर नहीं। कबाड़ खाना का मंजर पेश करती ये है माल मुकदमा की गाड़ियां जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गाड़ी थाने के कंपाउंड में खड़ी है तो वो उसकी हिफाजत तो हो रही है। अभी उसके अंदर मैंने पहले गुजारिश की कि थाने में जगह कम होती है तो वो स्पेस इतनी है जितनी हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पकड़ी गई इन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मट्टी की तह जम चुकी है। मुर्दा गाड़ियों का खड़ा होना भी दुश्वार हो गया। साइलिन सपुर्दारी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हमारी जो बाइक है उसके लिए सपुर्दारी का प्रोसेस बहुत लंबा है। उसमें आए हैं, धक्के खाए हैं, गालियाँ यहीं गल सड़ जाती हैं। कभी रिपोर्ट कराएं, कभी सीआरओ ब्रांच से मतलब उसको रेक्टिफाई कराएं। मेरी रिक्वेस्ट है हुकाम से, मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, कि इस प्रोसीजर को सिंपल करें। ताखीरी हरबे और पुलिस की मुजरिमाना गफलत के बाइस हजारों कीमती गाड़ियां खटारा बन गई हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अब सोशल मीडिया की दुनिया में चलें तो सोशल मीडिया ने मुल्क भर के नौजवानों को अपनी लपेट में ले रखा है। अब तो खाना बदोश भी टिकटॉक के जरिए शोहरत और दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। लंबी मूंछें, घने बाल, एटीट्यूड, स्टाइल और कान में कोका, ये है खाना बदोश बस्ती के टिकटॉक स्टार्स। शोहरत का शौक तो इन्हें भी बहुत है, मगर अभी ये इस राह के नए मुसाफिर हैं। इन पखीबाज टिकटॉकर्स को पढ़ना लिखना तो नहीं आता, ऊपर से पूरे खानदान का एक ही टिकटॉक अकाउंट। हर कोई बारी बारी उसी पर अपने जलवे बिखेरता है। सुबह सुबह कबाड़ इकट्ठा करने के बाद फरागत में ये जाने और इनके शशके। टिकटॉक वास्ते पैसे असी बहुत औखे कमाने हैं। 300 रुपए का टिकटॉक लगता है। दूसरों की देखा देखी इन टिकटॉकर्स को भी उम्मीद है कि एक न एक दिन वो भी मशहूर टिकटॉकर्स की फहरिस्त में शामिल होंगे और यही टिकटॉक उनके लिए बैक वक्त मकबूलियत और दौलत कमाने का जरिया बनेगा। यही सोचकर मकबूल टिकटॉकर्स को भी फॉलो करते हैं। जन्नत मिर्जा को जिस तरह वो बनाते हैं हम इस तरह बनाने चाहते हैं। खाना बदोश बस्ती के ये हीरो और कुछ हो या ना हो, टिकटॉक के शौक में कच्ची बस्ती के इन नौजवानों ने सजना संवरना तो शुरू कर ही दिया है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। अपनी खामोश अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले चार्ली चैपलिन अब पेशावर की सड़कों पर नजर आएंगे। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। मेरा नाम उस्मान और चार्ली का वीडियो तो मैं बहुत पहले से देखता था। जब मैं बच्चा था तो मुझे चार्ली वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत कॉमेडी वीडियोस हैं। आपको पता है कि चार्ली चैपलिन जो है उसके वीडियो में ऐसी कोई बॉल शॉल नहीं होती है, वो सिर्फ साइलेंट होते हैं। वो अपने यानी कि एक्टिंग से लोगों को हंसाता है। ये चाहता हूँ कि मुझे हुकूमत सपोर्ट भी करे और मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमेडीज़ बनूँ ताकि लोगों तक मैं खुशियाँ पहुँचाऊँ और मैं लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊँ। इसलिए मैंने ये सब कुछ शुरू किया। करप्शन के इल्जामात क्यों लगाए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वफाकी काबीना के सामने आ गई। चेयरमैन कमेटी ने मामले को तकलीफ दे करार दे दिया। बोले बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई थी, अब उछाली जा रही है। मजीद इकदाम से पहले काबीना सेक्रेटरी से वजाहत तलब करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। वफाकी काबीना की क्या मजाल, पीएसी पर बदनुमानी के इल्जामात लगाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सीना तान कर मैदान में आ गई। काबीना की कार्रवाई पर सख्त इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने इल्जामात को तकलीफ देह करार दे दिया। कहा करप्शन कैसी, हमने तो नैब से भी ज्यादा 500 अरब वसूल करके दिए। हम सेक्रेटरी कैबिनेट को लिख रहे हैं कि वो इसको क्लैरिफाई करें, सारी बताएं डिटेल में और उसके बाद फर्दर मूव हम करेंगे। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि काबीना में इल्जाम लगाया गया कि पीएसी अरबों रुपए लेकर ऑडिट एतराजात निपटाती है। संगीन इल्जामात पर अरकान कमेटी भड़क उठे। अपनी सियासी जिंदगी में मैंने आज तक इस किस्म की हरकतें नहीं देखी। अगर हमारी जात में आप कीचड़ उछालते हैं तो इसको हम सुनने को तैयार नहीं है। एलिगेशन तो काफ़ी सीरियस है और उसको हम अंडर द कार्पेट नहीं
कर सकते। पार्लियामेंट का फोरम भी है और पार्लियामेंट से आगे अगर कोई जुडिशल फोरम की ज़रूरत पड़ती तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। कमेटी ने एहतजाजन सीडीए के ऑडिट पैराज निपटाने से इनकार कर दिया। इजलास में ब्रॉडशीट मामले पर भी बहस। चेयरमैन ने नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मामले की तहकीकात का हुक्म। राना तनवीर का कहना था कि बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमात कब हासिल की गयी, मुआयदा कब हुआ और कितनी अदायगी की गयी। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 46 मरीज जान से गए। 3097 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एनसीओसी के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई है। फाल केसेस 33,869 हो गए हैं। तो इस तरह से कोरोना के मुल्क भर में वार जारी है। एनसीओसी का इससे मुतालिक ये बताना है कि कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जान से गए हैं और अब तक कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 10,818 हो चुकी है, जबकि एक दिन में 3097 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी का मजीद ये भी बताना है कि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई है। फैसलाबाद के पानी में आर्सेनिक और हैवी मेटल्स की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आलूदा पानी से रोजाना 70 बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचने लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। पानी की बूंद बूंद में बीमारी जो पड़ रही है बच्चों पे भारी। संती शहर फैसलाबाद के पानी में आर्सेनिक और भारी मेटल्स की मिकदार बढ़ने से बच्चे डायरिया, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री और टाइफाइड का शिकार होने लगे। चिल्ड्रन अस्पताल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 25,000 से ज़ायद बच्चे आलूदा पानी की वजह से पेट के अमराज में मुब्तला हुए। हर 10 में से 7 बच्चे पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हैं। हमारे यहाँ दाखिल होने वाले बच्चे जो डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। पानी के माहिरीन कहते हैं कि वासा की लाइनों से आने वाला पीने का पानी भी आलूदा है। गवर्नमेंट है या वासा है या बाकी लोग उनसे कंसर्न है, उनको मेरे ख्याल में कोई 1 महीने 2 महीने के बाद ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं से कोई लीकेज है जो पानी को ख़राब कर रही है। शहर में लगे बेशतर सरकारी वाटर प्लांट्स भी बंद पड़े हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। अब आलमी मंजरनामे से खबर ये कि दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स को बड़ा झटका। सुपर पावर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआहिज़े की तहरीक मंजूर कर ली गई। कैपिटल हिल पर धावा बोलने, मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने के खिलाफ भारी अक्सरियत से मुआहिज़े की तहरीक मंजूर की गई है। सदारती मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 6 दिन पहले मुबाहसा होने पर व्हाइट हाउस में सन्नाटा तारी है।